दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमय चीजें और घटनाएं हैं जो आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई हैं। जैसे कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन पे आखिर जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी के निशान कैसे आए, और क्या तूतनखामून का खंजर अंतरिक्ष आया था, क्यों उसने वैज्ञानिकों को 100 साल तक ये मानने में मजबूर कर दिया कि ये खंजर इस दुनिया का है ही नहीं। सॉडर फैमिली के बच्चे आखिर रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गए, क्या पॉलक सिस्टर्स का सच में पुनर्जन्म हुआ था, आखिर ज़ोडिएक किलर कौन था, और क्यों इस कोड को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज आज हम जानने और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 6, क्या पॉलक सिस्टर्स पुनर्जन्म को सच साबित करती हैं? क्या आपको लगता है कि कोई मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है? अगर आप डाउट में हैं, तो आज हम आपको ऐसी बहनों की कहानी बताने जा रहे हैं जो इस बात को सच साबित करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा देगी कि पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, मई 1957 में चर्च जाते वक्त एक कार एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें से एक 9 साल का लड़का था, 6 और 11 साल की 2 सगी बहनें। अपने बच्चों की मौत से पॉलक फैमिली पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन इस घटना के 3 साल बाद पॉलक फैमिली में ही 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ। पॉलक फैमिली अपने बच्चों को एक्सीडेंट में खोने के बाद इन लड़कियों के जन्म से बहुत खुश थी। लेकिन जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो वो अपनी 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगी, जो पॉलक फैमिली की उन 2 मरी हुई बेटियों को पता थी। वो उस स्कूल की बातें कर रही थी जहाँ वो कभी गई ही नहीं, लेकिन जिसमें उनकी मरी हुई बेटियां जाया करती थी। इसके अलावा उन दोनों जुड़वा बहनों को कार और रोड से बहुत डर लगता था। जब पॉलक फैमिली ने इन लड़कियों को अपनी मरी हुई बेटियों के खिलौने दिए, तो वो जुड़वा बहनें इन खिलौनों से ठीक वैसे ही खेल रही थी जैसे उनकी मरी हुई बेटियां खेला करती थी। और ये शक यकीन में तब बदला जब उनकी एक बेटी ने अपनी दूसरी बहन के गोद में सिर रखा हुआ था, और दूसरी बहन बोल रही थी कि देखो, तुम्हारी आंख से खून आ रहा है और यही तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद पॉलक फैमिली को भरोसा हो गया था कि ये उनकी मरी हुई बेटियां ही हैं, जिनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की ये घटना वाकई किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों का जन्म उसी घर और उन्हीं माता पिता से हुआ था। नंबर 5, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। दोस्तों, श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक 14 फुट लंबा लिनन का कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में कुछ खास है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल इस 14 फुट लंबे कपड़े पर एक आदमी का प्रिंट बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रिंट जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का है, क्योंकि इस कपड़े पर बने हुए प्रिंट पर ठीक वैसे ही बॉडी और घाव के निशान हैं जैसे यीशु मसीह की डेथ से पहले उनके शरीर पर लगे हुए थे। ये कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की डेथ हुई थी तो उन्हें इसी कपड़े में लगाया गया था, तभी से ये निशान इस कपड़े पर मौजूद हैं। इस कपड़े को पहली बार 1354 में एक मशहूर योद्धा जोफ्रॉय दी चार्नी के पास देखा गया था, जिसके बाद इस कपड़े को 1578 में ट्यूरिन के कैथेड्रल चर्च में रखा गया था, और तभी से इसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहते हैं। वैसे इस कपड़े को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें से एक ये है कि जब रोमन्स ने जीसस को क्रूसीफाई किया था, तब जीसस की डेथ के बाद उन्हें पूरे रीति रिवाजों के साथ एक लिनन के कपड़े में लपेटकर दफना दिया गया था। लेकिन इस घटना की सबसे हैरानी की बात ये थी कि जीसस को दफनाने के 3 दिन बाद जब मकबरे का निरीक्षण किया गया तो उनकी बॉडी वहाँ नहीं थी। वहाँ पर वो सिर्फ लिनन का कपड़ा मौजूद था जिसमें जीसस को लपेटा गया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यह श्राउड ऑफ ट्यूरिन वही लिनन का कपड़ा है जिसमें जीसस को लपेटा गया था। अब तक इस कपड़े की बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है। रिसर्च में पता चला कि इस कपड़े पर कुछ लैटिन और ग्रीक भाषा के वर्ड्स लिखे हुए थे, जिससे ये पक्का हो गया था कि यह कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग चेक की गई तो पता चला कि यह कपड़ा 1200 या 1300 ईस्वी का है, जिससे इस कपड़े का जीसस से कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा था, और तभी से ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, आखिर सॉडर चिल्ड्रन कहाँ है? सॉडर फैमिली की मिस्ट्री 1945 में क्रिसमस से पहले की रात को शुरू हुई थी। सॉडर फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से टाउन फेटविल में रहती थी। इस फैमिली में जॉर्ज सॉडर और जेनी सॉडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। जब सॉडर फैमिली को घर में आग लगने का एहसास हुआ तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। जॉर्ज ने बाहर देखा कि उनके 5 बच्चे अभी भी बाहर नहीं आए हैं। वहीं घर को पूरी तरह से आग की लपटों ने घेर लिया था। जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी ढूंढी, लेकिन उस वक्त सीढ़ी गायब थी और उन्हें वो नहीं मिली। जॉर्ज ने सोचा कि अपने ट्रक्स के ऊपर चढ़कर अपने बच्चों को खिड़की से बचा लूं, लेकिन उस वक्त उनका एक भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और तो और जब जॉर्ज ने आग को बुझाने के लिए पानी ढूंढा तो सारा पानी उन्हें बर्फ में जमा हुआ मिला। जब जॉर्ज के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाने की कोशिश की तो किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। आखिरकार घर ऐसे ही सुबह तक जलता रहा। 25 दिसंबर की सुबह जब पुलिस सॉडर फैमिली के घर पहुंची तो वहां जॉर्ज के 5 बच्चे या उनकी बॉडीज और लाश नहीं थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उस एरिया की सभी टेलीफोन लाइंस कटी हुई थी। जेनी यानी बच्चों की मां से पूछताछ करने पर पता चला कि रात को आग लगने से ठीक 1 घंटे पहले किसी ने उनके घर पर फोन किया था, लेकिन जेनी ने उस वक्त उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था।
और इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि एक अनजान आदमी को बहुत दिनों से जॉर्ज के घर के बाहर देखा जा रहा था, लेकिन उस आदमी और सॉडर फैमिली के बच्चों का आज तक कुछ पता नहीं चला है। सॉडर फैमिली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब ही हुए। पता नहीं आखिर वो बच्चे कहाँ गायब हो गए थे, और क्या उस अनजान आदमी का इससे कुछ लेना देना भी था या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 3, तूतनखामुन का खंजर। फेरोन्स एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता था और तूतनखामुन फेरोन्स डायनेस्टी का आखिरी राजा था, जिसे किंग तूत के नाम से भी जाना जाता है। तूतनखामुन की मम्मी पहली बार 1922 में इजिप्ट से डिस्कवर हुई थी। तूतनखामुन की मम्मी असल में 3 ताबूतों के अंदर दफन थी, और जब तूतनखामुन की मम्मी को खोला गया था तब उसकी मम्मी ने गले में एक ताबीज पहना हुआ था और उनकी पूरी मम्मी सोने से बने हुए गहनों से ढकी हुई थी। साथ ही उसकी मम्मी के साथ 2 खंजर भी मिले थे, जिसे पहली बार देखने में लगा कि इनमें से एक खंजर लोहे का था और दूसरा खंजर सोने का था। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली हुई कुछ रिसर्चेस और खंजरों की इमेजेस से पता चला कि ये खंजर असल में लोहे का नहीं, बल्कि इसमें किसी मीटियोराइट के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। एक स्टडी के मुताबिक जिस तरह का निकल इन खंजरों को बनाने में इस्तेमाल किया गया है, वो निकल अर्थ पर ओरिजिनेट यानी उत्पन्न ही नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि ये खंजर तूतनखामुन को दूसरी दुनिया के लोगों ने तोहफे में दिया होगा। यही वजह है कि आज तक ये पता लगाना नामुमकिन ही है कि आखिर तूतनखामुन का खंजर किसने बनाया होगा और इस खंजर को बनाने के लिए मटेरियल उन्हें कहां से मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त कोई मीटियोर अर्थ पर गिरा हो जिससे इस खंजर को बनाया गया होगा, या उस वक्त भी लोग स्पेस में जाते हो। कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता, इसीलिए ये खंजर आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, द ज़ोडिएक किलर। ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री असल में 20 दिसंबर 1968 में शुरू हुई थी। 20 दिसंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 तक सैन फ्रांसिस्को एरिया में लगभग 5 लोगों का मर्डर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी मर्डर्स को एक तरह से किया था। सबसे पहला मर्डर 2 टीनेजर्स का हुआ था, जिन्हें उनकी कार के अंदर गोली मार दी गई थी। दूसरा मर्डर 4 जुलाई 1969 को डार्लिन फेरिन और माइक मचेव का हुआ था, लेकिन माइक इस अटैक से बच गए थे। जिसके बाद एक आदमी ने पुलिस को कॉल करके दोनों मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जिसके बाद 1 अगस्त को किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर भेजकर मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस खबर को पेपर में छापने की डिमांड की, और इस लेटर में ही किलर ने अपना नाम ज़ोडिएक बताया था। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लेटर एक झूठ था। जिसके बाद 27 सितंबर को एक और मर्डर हुआ, और इसके बाद 11 अक्टूबर को एक कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ, जिसको 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन उस वक्त किलर का चेहरा ढका हुआ था और केस आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1, शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट पर निकोलस बुसान की पेंटिंग बनी हुई है, जिसे द आर्केडियन शेफर्ड्स कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इवन मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। बहुत से थ्योरिस्ट का मानना है कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये हमें द होली ग्रेल तक ले जा सकता है। खैर 2 सेंचुरीज बीतने के बाद भी इस कोड को कोई डिकोड नहीं कर पाया है। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और मिस्ट्री माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।